हेलो, कांग्रेचुलेशंस, अभिनंदन। आप नए-नए मम्मी-पापा बने हो। बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो सबसे पहला कि शादीशुदा जीवन में ये एक गिफ्ट ऐसी है कि उसमें हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी दोनों एक-दूसरे को गिफ्ट करते हैं। तो आपको भी नया-नया बेबी हुआ है, बहुत सी प्रश्न है, बहुत से क्वेश्चन्स हैं। तो माँ के लिए क्या-क्या ख़्याल करना है और बच्चे के लिए क्या-क्या ख़्याल करना है, ये दोनों चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले अगर माँ की डिलीवरी नॉर्मल हुई है, तो उसके लिए क्या ख़्याल होगा और अगर उसको सिज़ेरियन हुआ है, तो क्या होगा वो समझाएँगे। जो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो उसमें सबसे पहले जो नीचे की सिलाई है, तो उस सिलाई को अच्छे से उसको रुझाने के लिए, उसको अच्छा हील होने देने के लिए आपको ऑइंटमेंट वगैरह, ट्यूब वगैरह लिखने को देंगे, वो लेना है। आपको जो दवाई लिखेंगे एंटीबायोटिक्स की वो लेनी होगी, वो एंटीबायोटिक्स का कोर्स खत्म करना होगा, वो ट्यूब अच्छे से लगानी होगी। जो बच्चे को फीडिंग वगैरह उसके लिए आप बैठते हो, तो ऐसे क्रॉस लेग माने पलांटी लगा के नहीं बैठना है, सीधे लंबे पैर रख के बैठना है, ऐसा समझाएँगे। रूटीन जो भी केयर होगी, शुरू के 1 हफ्ते में आपकी सिलाई वगैरह सब ठीक हो जाए, तो उसके बाद कोई मुश्किल नहीं होगी। शुरू में थोड़ा दर्द रहेगा, जब बच्चे को फीडिंग करवाते हो तब थोड़े पैर सीधे करके पेट के ऊपर पैर के ऊपर तकिया लगा के बाद में करना तो दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको जो भी सिलाई में कुछ दिक्कत होगी, फोर्सेप वैक्यूम ऐसा कुछ होगा, कुछ ज़्यादा सिलाई होगी, कभी-कभार बहुत ज़्यादा नीचे कटाई बुनाई होती है, तो पेशाब की नली लगाते हैं, तो उसकी सूचनाएँ देंगे। कभी-कभी वो पेन के मारे, दर्द के मारे के स्टूल पास नहीं होता है, तो कब्ज़ हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको मेडिसिन लिख के देंगे, उसकी सिरप वगैरह आएगा कब्ज़ का, वो लिख के देंगे। तो सब आपके डॉक्टर आपको समझाएँगे। खाने के लिए बहुत पूछते हैं सब कि क्या करना होगा, क्या नहीं। तो नॉर्मली जब नॉर्मल डिलीवरी है, आप रूटीन सब खाना खा सकते हो। जब आपको डिलीवरी के बाद 1 आध घंटा लेबर रूम में लिटा के रखा है, उसके बाद जब रूम पे लेंगे, बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, बहुत आ जाएँगे, ये खाओ, वो खाओ करते हुए। आपको एक ही चीज़ समझना है, आपके डॉक्टर के पूछ के, वो जो बताए उस तरह से रहना है। आप देखते हो कि जंगल में तो एक हिरनी की डिलीवरी हुई, तो ऐसा तो है नहीं कि वो डिलीवरी के पहले कुछ अलग खाए, डिलीवरी के बाद कुछ अलग खाए। एक शेरनी है, उसने डिलीवरी किया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो डिलीवरी के पहले कुछ खाए, बाद में कुछ खाए। तो आप रूटीन सब खाना खा सकते हो। जो आपको सब बोले कि डिलीवरी में तो ये हलवा खाना चाहिए, आपको ये बाजरे का वो जो है उसका आटा है उसमें तो घी में डाल के ये करना चाहिए। तो अगर ठंड का मौसम है, थोड़ा बहुत ये चीज़ें आपको अच्छी लगती है, तो ले सकते हो, मना नहीं है और उससे फ़ायदा है ऐसा नहीं है। रूटीन जब आपको ऐसा लगे कि शुरू में दूध नहीं आ रहा है, तो 1-2 दिन शुरू के सबको ऐसे होता है कि दूध कम लगे। आप दूध ज़्यादा है उसके लिए माता का जो धावण है वो बढ़ाने के लिए जो दवाई होती है वो उसमें शतावरी करके आती है, उसकी मेडिसिन वगैरह आपको डॉक्टर लिख देंगे। तो 1-2 दिन शुरू में अगर दूध कम है, तो डर के मारे ये खा लो, वो खा लो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप रूटीन जो भी हैबिचुएट हो, खाना खा सकते हो। आप नॉन वेजिटेरियन हो तो वो भी खा सकते हो, नो प्रॉब्लम। चीज़ ये है कि ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, ज़्यादा तीखा नहीं खाना है, बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना है, ये गोले, कुल्फ़ी, आइसक्रीम से वो खा लिया ऐसा कुछ नहीं करना है, वो हलवा पूरी खा लिया ऐसा नहीं करना है। सादा घर का बना सब कुछ खाना खा सकते हो। तो खाने का सब हो गया, सिलाई का हो गया, ब्रेस्ट मिल्क ये बहुत ही सबको होता है कि क्या करें, कैसे करें? शुरू के 3-4 दिन तो ये लगेगा कि अंदर था तो अच्छा था, बाहर निकल के तो परेशान कर दिया। तो शुरू में ब्रेस्ट मिल्क देना बहुत बड़ा टास्क लगता है कि ये क्या मिशन हो गया? आप जब खाना सीखे थे खाना बनाने, तो ये था कि कुकर कैसे लगाते हैं, रोटी कैसे बेलते हैं, तो सीखना पड़ता है। तो उसी तरह से बच्चे को दूध पिलाना भी आपको सीखना पड़ेगा। तो शुरू में आपके जो भी एक्सपीरियंस रिश्तेदार है, जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उसको आप आपको समझाएँगे कि किस तरह से बच्चे को पकड़ना है। थोड़ा बच्चे को स्वेडल यानी लपेट के आपको एक हाथ से बच्चे को उठाने का सिखाएँगे, कूहनी के ऊपर बच्चे का सर रखना है, हाथ से बच्चे का कूल्हा पकड़ के एक ही हाथ से बच्चे को होल्ड करना है, फिर 2 उँगली से निप्पल लेके बच्चे के होठ तक लेके जाना है। बच्चे को ये रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स माने ये चीज़ कि जो हमें सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप होता है। जैसे इधर मुझे मच्छर ने काटा तो यूं करके हाथ चला गया, जैसे मैंने कोई गर्म चीज को छू लिया तो ऐसे करके फटाक से मेरा हाथ वापस आ गया। तो बच्चे को जैसे ही होठ पे निपल आती है वो अपने आप चूसना शुरू कर जाता है, उसको ये सीखा हुआ आता है, अंदर से वो सीख के आता है। मुश्किल ये होती है कि शुरू के 2-3 दिन अगर आप उसको ऊपर का दूध दे दो या कुछ डॉक्टर ने बोला है फॉर्मूला मिल्क सीधे दे दिया तो भूल जाता है।
तो जैसे ही बच्चे को आप लेके जाओगे, उसको एक होठ के ऊपर टच का सेंसेशन होगा, उससे पता चल जाएगा। और दो, उसे स्मेल आ जाती है, उसमें थोड़ी भी ब्रेस्ट ग्लैंड से दूध की जो ग्रंथियां है वो एक्टिव हुई है, तो उससे स्मेल आती है, उससे पता चल जाता है कि कैसे करना है। तो शुरू के 2-3 दिन हर 2 घंटे पे पूरा 15 से 20 मिनट कोशिश करना है। जब बच्चा मिल्क दूध पीता है तो वो यूं करेगा, 3-4 मूवमेंट होगी, फिर रुकेगा। सब बोलता है ये सो जाता है, नहीं, वो 3-4 मूवमेंट किया तो उसका मुंह में पूरा थोड़ा दूध भरा है, फिर वो ऐसे निगलेगा, स्वेलो करेगा ऐसे, तो उतनी देर वो रुकेगा, फिर वो करेगा। तो आप अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा। 1-2 बार आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कैसे दूध पी रहा है। तो ब्रेस्ट मिल्क के लिए शुरू के आपके जो रिश्तेदार है, तो उसको जो आपकी हेल्प लोगे तो ये सब समझा देंगे आपको। जब बच्चे ने दूध पी लिया, ब्रेस्ट मिल्क ले लिया, तो फिर उसको ऐसे या तो शोल्डर के ऊपर या गोद में ऐसे सीधा जैसे बैठा हो वो पोस्चर में रख के उसकी बैक के ऊपर ऐसे थोड़ा हल्के से थपाट लगा के वो डकार खाए, उसके लिए वेट करना है। वो यूं करके करके डकार करेगा, फिर उसको लेटाना है। देखिए क्या होता है कि जब वो सकिंग करता है, शुरू में दूध कम है तो उसके मुंह पूरा भरा नहीं है और वो यूं निगलता है, तो एयर चली जाती है, हवा जाती है। हमें तो ये पता है कि जब हवा गई है तो करोगे तो हवा निकलेगी, डकार आ जाएगी। बच्चे को ये नहीं आता है, तो क्या होता है, हम आपने दूध पिलाया, बच्चे को सीधा लिटा दिया, जब वो डकार करने को जाएगा उसके साथ दूध निकलेगा, वो दूध मुंह में से वो लंग्स में, फेफड़ों में चला जाए, कान नाक में चला जाए, ऐसा होता है। वो फेफड़ों में, लंग्स में चला जाए तो बच्चे की सांस रुक जाती है। जैसे हम पानी में डूब के मर जाते हैं, उसी तरह से बच्चे को हो जाता है। फिर हम साल 2 साल में एक आध केस ऐसा देखते ही, घर से आते दौड़े दौड़े भागे भागे कि 2 घंटे पहले तो दूध पिला के लेटाया, भला चंगा था, अब जाग नहीं रहा है, अब कैसे बताया कि बच्चा तो खत्म हो गया। तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो शुरू में 3 महीने तक बच्चे की रिफ्लेक्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तब तक तो ये बहुत ख्याल करना है। पूरा रात में भी हर 2 घंटे पे आप फीडिंग के लिए जब जगते हो तो बैठ के, खड़ा होके, बैठने के बाद कराना है। लेटे लेटे फीडिंग कराओगे तो भी ऐसे होगा, क्योंकि अंदर ये जो हमारा गला है वो, नाक है वो और कान है वो, तीनों का रास्ता एक ही है। तो जब सोए सोए आपने फीडिंग करवाया तो हल्का फुल्का अगर दूध निकल गया तो दिक्कत हो जाती है। तो एक, आपको सिलाई का जो ख्याल करना है वो बोला, 2 फीडिंग का जो आपको समझाया वो करना होगा, 3 दवाई का बोला, दूध का बोला वो देखना है। अगर आपको कोई बीपी की दवाई चल रही है, थायराइड, डायबिटीज, बीपी ऐसा कुछ है, तो उसकी जो दवाई चल रही है तो वो किस हिसाब से आपको कम करनी है या सेम करनी है, आपके डॉक्टर आपको समझाएंगे। ज्यादातर ये होता है कि अगर आपको थायराइड की दवाई चालू है तो 3 दिन बाद बच्चे की भी थायराइड की रिपोर्ट करनी होगी और उस हिसाब से बच्चे के लिए क्या करना हो बच्चे के डॉक्टर समझाएंगे। बच्चे की जो वैक्सीनेशन वगैरह होगी वो भी बच्चे के डॉक्टर समझाएंगे। अगर आपको डायबिटीज है और इंसुलिन पे हो तो इंसुलिन की जो डोज है वो जैसे डिलीवरी होती है 1/3 हो जाती है। ज्यादातर ये होता है कि बहुत इंसुलिन है तो सीजरियन आता है, तो उसमें तो डॉक्टर आपको खाने का जैसे होगा उस हिसाब से समझाएंगे। पर अगर नॉर्मल हुई है तो आपको वो भी समझा देंगे। तो बीपी की दवाई होगी, किसी किसी को खून पतला करने के लिए इंजेक्शन लगते हैं, उसकी गोलियां चालू होती है। तो वो जिसको भी खून पतला करने के लिए जो इंजेक्शन चलते हैं, जो कोरोना के टाइम सबको लगे थे, सबको पता है कि हाँ पता है, थाई के ऊपर, जांग के ऊपर ले लेना है, खुद भी ले सकते हैं। तो उस तरह के जो इंजेक्शन किसी किसी को चालू है तो डिलीवरी के 3 दिन बाद वो 10 से 15 दिन तक का उसका कोर्स करना होता है। वरना ये होता है कि डिलीवरी के बाद ये जो वेन्स होती है उसमें खून जम जाता है, जिसका खून गाढ़ा होता है डिलीवरी के बाद और गाढ़ा हो जाता है, तो वो क्लॉट करता है। वो क्लॉट हार्ट में फंस जाए तो हार्ट अटैक आता है, वो क्लॉट ब्रेन में चला जाए तो मिर्गी आ जाती है, कभी कभी पैरालिसिस हो जाता है। तो आपने किसी किसी का सुना होगा डिलीवरी के बाद मिर्गी आ गई या डिलीवरी के बाद वो पैरालिसिस हो गया, वो केसेस ऐसे होते हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत होगी आपके डॉक्टर आप सबसे पहले आपको समझाएंगे। दूसरा ये करना है कि रिश्तेदार जितने भी हो, बहुत कम लोग बच्चे के आसपास रहे वो देखना है। अगर किसी को सर्दी खांसी है तो मास्क वास्क लगा के आए, हो सके तो रूम में जाए ही नहीं। शुरू के 1 हफ्ते तक जो, अगर आप ऑपरेशन वगैरह हुआ है 2-3 दिन हॉस्पिटल में हो तो जो वहाँ पे नर्सिस है, वहाँ पे डॉक्टर वो हेल्प करेंगे। उसके बाद आपको ये होगा कि शुरू में बहुत हेल्प चाहिए होगी तो आप पूरा टाइम टेबल बना के रखो, क्योंकि फिर ये होता है कि 3-4 दिन सब लोग जग गए, पूरी रात बच्चा जग रहा है, पूरी रात उठा उठा के घूम रहे, फिर चौथे 5वें दिन सब बीमार पड़ गए, कोई नहीं आया। तो आपके पास ज्यादा रिश्तेदार है तो एडजस्ट करके रखो कि वीक में 2-3 दिन ये आएगी, 2-3 दिन ये रहेगी। थोड़ा बहुत आप तीसरे चौथे दिन से चल फिर सकते हो,
थोड़ा बहुत कामकाज अपना खुद का कर सकते हो। अगर किसी किसी के घर में ये होता है कि डिलीवरी के बाद 1.5 महीना किचन में नहीं जाना है, नो प्रॉब्लम, आप खाना मत बनाओ, पर ऐसे थोड़े कपड़े प्रेस कर दिया, थोड़े जो कपड़े सुखा के आए वो फोल्ड कर दिए, सब्जी वब्जी काट दी, ऐसा छोटा मोटा काम आप बैठे बैठे कर सकते हो, चलते फिरते कर सकते हो। 2-3 दिन में आपको, 4-5 दिन में आपको बच्चे का शेड्यूल पता चल जाएगा। उस हिसाब से जो अच्छे से टाइम पे वो सो रहा है, तभी आप अपना रूटीन टाइम निपटा लो, आपका रूटीन जो काम है वो निपटा लो। जैसे स्नान करना, चाय नाश्ता कर लेना, ये वो, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर ये होगा, मुझे जब खाना खाना है तब ये जग जाता है, मुझे जब स्नान करना है तब ये उठ जाता है, तो ये दिक्कतें आपको नहीं होगी। वो शुरू में बहुत से लोग मालिश ये वो उसके बारे में पूछते रहते हैं। ज़्यादातर बच्चे के डॉक्टर बताते हैं कि शुरू में महीने भर तक नहीं करना है। वो हम नाक की शेप चेंज कर दे, गाल मोटे है तो पतले कर दे, ऐसा नहीं होता है। वो अपना खुद का डीएनए लेके, अपने खुद का फेस कैसा होने वाला है वो लेके आता है। तो आपके दबाने से नाक फोल्ड नहीं होगा, नाक चपटा नहीं होगा। आपको वो बल्कि 1 महीने बाद अगर करोगे तो उससे भी अच्छा लगेगा। 1 महीने में उसकी जो हड्डियाँ होती है थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वरना ये होता है कि थोड़ा ज़ोर से मालिश कर दिया, मल दिया बच्चे को, तो फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो शुरू के 1 आध महीने तक उसको ऐसे मालिश-वालिश नहीं करना है। 1 हफ्ते तक उसको स्नान करने को भी मना करते हैं, क्योंकि 1 हफ्ते तक बच्चे के बदन में बाहर की दुनिया को एडजस्ट होने के लिए बहुत से चेंजेस कर होते हैं, तो उस हिसाब से उसको एडजस्ट होना है। बच्चे को दूसरे-तीसरे दिन के बाद थोड़ा पीलिया हो जाता है, तो ये रूटीन है। हमारे खून में जो खून की कोशिकाएँ हैं, उसमें जो ब्लड को सेल्स है, रेड सेल्स जो बोलते हैं, जो हीमोग्लोबिन है, वो बच्चे जो हमारे खून में जो ऑक्सीजन इधर-उधर लेने का काम करते हैं, वो हमारी कोशिकाएँ जो हैं 90 से 120 दिन तक ज़िंदा रहती है। बच्चा जब बाहर निकलता है तो उसके खून में जो खून की कोशिकाएँ होती है, वो ऐसी होती है कि वो 2-3 दिन में ही टूटने लगता है। तो उसको ये होता है कि 3-4 दिन में सभी खून की कोशिकाएँ टूटने लगी। वो लीवर को क्लियर करना है, जिससे हमारे घर में कचरा फँस जाए, हम ऐसे इकट्ठा हो जाएँ, हम वो ब डस्टबिन में डाल देते हैं। उस तरह से जो बच्चे के अंदर खून की जो सेल्स से टूट रहे, उसमें जो जो भी हीम और ग्लोबिन, मतलब जो भी हीमोग्लोबिन, मतलब जो भी उसकी प्रोटीन वगैरह, जो बिलिरुबिन वगैरह बना है, वो बदन को निकालना है। वो लीवर अच्छे से उतना मैच्योर नहीं होता है, तो नहीं निकाल पाता है। ख़ास करके उसमें वो माता नेगेटिव ग्रुप की है, हस्बैंड पॉजिटिव ग्रुप का है और बच्चा अगर पॉजिटिव आ गया तो बहुत ज़्यादा होता है। तो तीसरे दिन से बच्चा पीला लगने लगता है, उसकी पेशाब कम होने लगती है। तो ऐसे में बच्चे के डॉक्टर समझाते हैं कि देखो आपका ब्लड ग्रुप ये है, तीसरे दिन पे बच्चा पीला लगे भाग के आना है। पहले तो ये खून ऐसे बच्चे का लेके बिलिरुबिन की रिपोर्ट करते थे, अभी ऐसे मशीन यूँ रखा और पता चल जाता है कि कितना उसका बिलिरुबिन बढ़ा, पीलिया कितना बढ़ा। वो वेट के हिसाब से ज़्यादा होगा तो भर्ती करने को बोलेंगे, वो लाइट के नीचे रखने को बोलेंगे। हल्का-फुल्का है तो बोलेंगे सुबह की जो अच्छी-सी धूप है उसमें बच्चे को थोड़ा ऐसे क्लियर करके उसके कपड़े निकाल के उसको रखो। वो थोड़ा प्राइवेट पोर्ट पार्ट को कवर करना है और आई को कवर करना है कि उधर वो यूवी रेज़ नहीं लगनी चाहिए, अल्ट्रावायलेट रेज़ नहीं लगनी चाहिए। बाकी के बदन पे वो धूप आएगी, पीलिया जल्दी से क्लियर होगा। तो अगर बच्चे को पीलिया होगा तो ये सब आपको समझाएँगे। फिर सबको ये बहुत होता है कि दूध कम पड़ रहा है, दूध कम पड़ रहा है। देखो, बच्चा बोल के तो बता नहीं सकता कि उसको खून कम है कि ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, देखना है कि वो यूरिन कितना करता है। शुरू के 24 घंटे में 2-3 बार यूरिन करे, वो अंदर से वो स्टोर लेके आया है। उसके बाद हर 24 घंटे में बच्चा 4 से 5 बार यूरिन करे, वो देखना है। तो आपको क्या करना होगा, देखो होता ये है कि बच्चेदानी में जो बच्चा जो है उसकी यूरिनरी ब्लैडर माने पेशाब की थैली, वो 20 से 25 एमएल जो पेशाब है उसको स्टोर कर सकती है। तो दिन में 4 या 5 बार करे तो उसका मतलब क्या हुआ कि 100 से 125 एमएल तक का उसका यूरिन बन गया। यूरिन बनेगा कहाँ से? वो दूध पिएगा वहीं से। तो अच्छे से 100 टू 125 एमएल उसका यूरिन बन गया, तो उसका मतलब है उसे दूध अच्छे से मिल रहा है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर ये लगे कि टेंशन है, डर है, तो आपको ऊपर का दूध कैसे देना है वो समझाएँगे। ज़्यादातर अभी बहुत से फॉर्मूला मिल्क आते हैं वो देना है। वो बिल्कुल उसमें जर्म्स लगने का, इन्फेक्शन लगने का डर नहीं है, उस तरह से है। अगर ये लगे कि वो महँगा पड़ रहा है या बच्चे को सूट नहीं हो रहा है, कभी-कभी ये भी होता है, तो आपको पास्चराइज़्ड मिल्क जो डेयरी से आता है, वो वाला दूध देने को बोलेंगे। ये नहीं कि हमारी गाय है, हमारी बकरी है, हम उसका दे दें। वो पास्चराइज्ड मिल्क में क्या होता है, 0 डिग्री से भी बहुत कम तापमान पे ब्लड को, वो जो दूध है उसको थिजा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं उसको। उसमें टीबी के जर्म्स मरते हैं। तो अगर एनिमल है, जो गाय है, बकरी है, उसको अगर टीबी है, तो आपके बच्चे को टीबी ना लगे। तो वो पास्चराइज्ड दूध अच्छा रहेगा। फिर भी कोशिश तो यही करनी होगी कि माँ का दूध है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को मिले और वही दूध पे वो बड़ा हो।
तो ये रूटीन जो बच्चे को शुरू में जो भी दिक्कतें होती है, उसकी फीडिंग की दिक्कतें होती है, उसकी ये पोटी वो जो होता है पीलिया उसकी जो है दिक्कतें वो सब आ गया। अब ये है कि वैक्सीनेशन के बारे में। ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी जहाँ पर भी आपकी डिलीवरी हुई है, वहाँ पे जो पीडियाट्रिशियन है, अगर रूटीनली डिलीवरी के टाइम पे ही पीडियाट्रिशियन को रखते हैं, हम यहाँ पे करते हैं, गुजरात में ऐसा है कि सभी जगह पे जब डिलीवरी होती है, तो बच्चे के डॉक्टर को रेडी ही रखते हैं। तो वो आपकी उसको फाइल दे देंगे, जैसे आपकी पुराना 9 महीने तक आपकी फाइल चली थी, अब बच्चे की फाइल शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट वैक्सीन कब लगेगी, बच्चे को किस कब जाँच के लिए आना होगा, एक बार आप जब जाँच के लिए गए, वो डेट डाली, अगली डेट वही लिख देंगे। तो बच्चों के जो शुरू के जो भी वैक्सीनेशन है, मैंडेटरी वैक्सीनेशन जो कंपल्सरी वैक्सीनेशन है, वो सभी आपको हर हाल में करना है और उसमें गवर्नमेंट में वो फ्री लगता है पूरे भारत में। बहुत वैक्सीन ऐसी है कि वो कंपल्सरी नहीं है, पर आप अगर अफोर्ड कर सकते हो, आप खर्च कर सकते हो और बच्चे के लिए फायदा चाहते हो तो लगवा सकते हो। तो आपके बच्चे के डॉक्टर वो बोलेंगे कि चलो ये चिकन पॉक्स वैक्सीन है, गवर्नमेंट नहीं बोल रही है, लगाओ तो अच्छा है। ये रोटा वायरस की वैक्सीन है, जब बच्चा 9 महीने के बाद इसको ये जब ऊपर का सब खाना शुरू करेगा, बाहर का सभी चीजें मुंह में डालेगा, दांत आएंगे तो डायरिया हो जाएगा, तो वो नहीं होने के लिए ये है। तो इस तरह से आपको बच्चे के डॉक्टर सब समझाएंगे। तो बच्चे का जो भी रहा वो सेम रहेगा। नॉर्मल डिलीवरी का जो हमने बोला उसी तरह से सीजरियन का थोड़ा बहुत मम्मी के लिए अलग पड़ेगा। जैसे आपको सीजर हुआ है तो बहुत सी जगह पे वॉशप्रूफ ड्रेसिंग लगाते हैं, जैसे अभी वो छोटी सी बैंडेड आ गई है वॉशप्रूफ की, पानी डाल सकते हो, कुछ नहीं होता है। तो अगर वॉशप्रूफ ड्रेसिंग होगी तो आपको स्नान करने के लिए हाँ बोलेंगे। वो एकदम से वो पिंक बैंडेज आता है उस तरह की, या क्लॉथ बेस व्हाइट कलर की अगर पट्टी होगी तो बोलेंगे 7 दिन तक सिर्फ स्पंज करना है, बाथ नहीं लेना है, तो आप स्नान नहीं कर सकोगे। खाने में अगर सीजर है तो पहले 24 घंटे तो सिर्फ लिक्विड देते हैं, तो तब आप अस्पताल में हो, आपके डॉक्टर्स आपको समझा देंगे। दूसरे दिन से लाइट डाइट देते हैं, तो चाय के साथ कुछ गर्म पोहा वगैरह ऐसा खा लो चलेगा। अगर ऐसा है कि ऐसा नहीं मिल रहा है तो खाखरा माने ड्राई चपाती, ममरा ऐसा लाइट आप खाना ले सकते हो। बिस्कुट बिस्कुट ब्रेड ब्रेड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें मैदा है, उसमें जो सोडा बाइकार्ब डलता है, ईस्ट डलती है, तो थोड़ा पचने में हेवी हो जाता है, तो शुरू में उसके लिए हम मना करते हैं। दूसरे दिन थोड़ा लाइट खाना खाया, दोपहर में चावल वगैरह ले सकते हो, शाम को खिचड़ी बिचड़ी ले सकते हो। तीसरे दिन से रूटीन खुराक पे आ सकते हो। अगर आपको बीपी होगा तो ये 2-3 दिनों में आपका बीपी मापते हुए आपको डोज कम करवाते जाएंगे उसकी दवाई का। अगर आपको थायराइड है तो मैंने पहले शुरू में ही बोला कि दवाई का आपका डोज कम करना है कि नहीं, वो थायराइड के डॉक्टर या आपके गायनिक जो है बता देंगे। अगर आपको इंसुलिन पे हो तो हर बार जब भी आप खाना लेते हो उसके पहले और उसके बाद शुगर की जांच होगी, उस हिसाब से अगला इंसुलिन का डोज और उसका खाने का आपको समझा देंगे। तो ये 3-4 चीजें नॉर्मल डिलीवरी से आपको अलग होगी, वो आपने समझ लिया। तो सबसे पहले ये करना है कि जितना हो सके उतना सुकून से सब आपके बच्चे के डॉक्टर की, आपके जो गायनिक है उसकी सभी सूचनाएं सुननी है। इंडिविजुअल हर एक का अलग अलग होगा, आपका बच्चा कुछ अलग है, दूसरे का अलग है, तो कंपेयर नहीं करना है कि वो बच्चा तो 3 घंटा सो जाता है, मेरा 1.25 घंटे में उठ जाता है, तो इससे नहीं है। कभी कभार दूध कम पड़ता है, कभी कभार बच्चे का वजन कम है, तो एक साथ इकट्ठे ज्यादा नहीं लेता है, तो थोड़ी थोड़ी देर में मांगेगा। तो आपका आपका बच्चे का जो है आपको समझना है और उस हिसाब से आप बच्चे को कर सकते हो। अभी तो सभी जो पैटर्निटी लीव वगैरह पापा को भी मिलेगी, डैडी को भी मिलेगी, तो आप अपने पास रखो, थोड़ा बहुत बॉन्डिंग उस तरह से ज्यादा बनेगा बच्चे के साथ। आप अगर जॉब करते हो तो आपको मैटरनिटी लीव मिलेगी, तो आप उसका सर्टिफिकेट वगैरह लिखवा लो। अगर ये है कि मैटरनिटी लीव नहीं मिल रही है तो वर्क प्लेस पे आपको हर 2 घंटे पे 20 मिनट का आपका जो नर्सिंग ब्रेक मिलेगा वो करना है। तो उस हिसाब से आपके बच्चे के डॉक्टर है आपको गायने के आपको लिख देंगे। तो अभी आपको ये करना है कि अब तक बच्चा आप अकेले संभाल रहे थे, अब बच्चे संभालने के लिए बहुत लोग हैं, तो चिंता मत करो, सब आपके साथ है। थैंक यू।